हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 11th अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर में जो नए कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग तक। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है। अकाउंटिंग ऑनर्स को ये बताती है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करती है। मनी लेंडर्स को ये डिसीजन लेने में कि कितना लोन दें, कितना नहीं दें, इसमें हेल्प करती है। सो देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अकाउंटिंग अगर ना हो, स्पेशली इन एक बिग बिजनेस, तो शायद कुछ पता ही ना चले कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो अकाउंटिंग इज वेरी एसेंशियल। मैं ये कह सकता हूं कि एक पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग तो एक सेंट्रल पार्ट है। हार्ट, जैसे हमारे शरीर में हार्ट ही सारे में ब्लड सप्लाई करता है, ऐसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही तो है। फिर चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो, है ना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही तो देगा। वही तो जज कर पाएंगे कि ओवरऑल कहां से कब कितना पैसा आ रहा है, जिसके बेसिस पे वो आगे बढ़ सके। सो डेफिनेटली आई कैन से दैट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर न्यूमरस। अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात ये कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर वन एडवांटेज में क्या है, इट एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं उन पॉइंट्स को आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको फायदा हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटराइज्ड असाइनमेंट्स मिल जाएं तो हमारी वेबसाइट nishulkshiksha.com पे ये असाइनमेंट भी मैंने डाल दिया आपके बेनिफिट के लिए। वहां से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं या ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी बेटर रहता है, जो चीज हाथ से लिखी होती है वो याद रहती है, राइट। तो हमारा जो पहला एडवांटेज है अकाउंटिंग का, जो हमने डिस्कशन अपना स्टार्ट किया अभी, उसमें है इट एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली दूसरी बात ये है कि इट टेल्स अस हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस इज देयर, राइट। सो सेकंड पॉइंट, इट टेल्स अस हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। इसके अलावा डेफिनेटली, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, है ना। हम पढ़ रहे थे पिछली बार कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कि कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि इस पेन की टोटल कॉस्ट कितनी है, इसकी क्लिप की कॉस्ट कितनी है, प्लास्टिक की कॉस्ट कितनी है, इसके अंदर फॉर्म और इंक की कॉस्ट कितनी है। सो डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ओनली। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग तो उसका एक हिस्सा है ना। तो डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी प्राइसिंग कितनी हो, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन देगा हमारे कैश फ्लो, आउटफ्लो के बारे में। उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं कि हम नई मशीन्स खरीद लें, नए शोरूम्स ले लें, अपने एम्प्लॉइज को बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो डेफिनेटली अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में, राइट। अगर हम बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं तो जो नेक्स्ट एडवांटेज है कि इट रिप्लेसेस मेमोरी। देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, अगर उसके पास हजारों लाखों के हिसाब से ट्रांजैक्शंस हैं, और अगर सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर अकाउंटिंग ना हो तो डेफिनेटली उसको जो कुछ भी है अपनी मेमोरी के ऊपर चलना होगा या कोई रफ कॉपी में लिखना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि अगर एक रफ कॉपी में शाम तक रोज की 500, 1000, 2000, 10,000 ट्रांजैक्शन लिखी हो, बड़े बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूं, और उसको किसी से पैसा लेना हो, देना हो, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनमें छांटना।
तो ये तो अकाउंटिंग ही है जो हर चीज को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करके एक लेजर अकाउंट बना देती है, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कितना पैसा लेना है या उसको कितना पैसा देना है। तो हमारी ये इंफॉर्मेशन एकदम क्लियरली अकाउंटिंग के अंदर निकल के आ जाती है। तो ये सारी चीजें रिप्लेस करती है हमारी मेमोरी को। अगर ये चीजें ना हो, अकाउंटिंग ना हो, सो डेफिनेटली मेरे ख्याल से कोई भी आदमी या तो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं पाएगा, या बनेगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी, या फिर उसको बहुत सारे आदमी इसी काम में बैठाने पड़ेंगे कि भाई तुम ध्यान रखो इस व्यक्ति से क्या लेन देन लिया, फिर हर 10 आदमी पे 20 आदमी पे अलग अलग आदमी अपॉइंट करने पड़ेंगे। सोच के देखिए, जबकि आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने की हेल्प से मेरे ख्याल से अगर 1 या 2 अकाउंटेंट रख दें तो साल के 10 से 20 हजार ट्रांजेक्शन तो वही हैंडल कर सकते हैं अकेले इजीली। सो इट इज ओनली बिकॉज द अकाउंटिंग इज वेरी सिस्टमैटिक एंड इट गिव्स द रिजल्ट्स इन ए वेरी प्रेजेंटेबल वे, अंडरस्टैंडेबल वे, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, कोई भी उस चीज को समझ पाए, ये अकाउंटिंग की ब्यूटी है। तो उस हिसाब से हमने जैसे देखा कि ये हमारे को हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बताती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और हमारी मेमोरी भी रिप्लेस करती है। अगर हम आगे बढ़ें तो हम पहले भी इस बारे में स्टडी कर चुके हैं कि अकाउंटिंग की हेल्प से कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है। हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, राइट। देखिए जहां तक सवाल है कंपैरेटिव स्टडी का, मैं पहले भी इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूं और एक्चुअली बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो आप लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़नी शुरू की है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो असली चीज होती है अकाउंटिंग की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस तो बन गए, लेकिन उसको समझना, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स निकालना, डिसीजंस लेना, तो इन सब चीजों में अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है। और डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टडी बहुत काम आती है। कंपैरेटिव स्टडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 तरह से होती है। एक विद अदर फर्म्स, कि भाई आज हमारे जैसी और फर्म्स जो मार्केट में हैं, सपोज हमारी टर्नओवर जो है 1 करोड़ है, दूसरों की टर्नओवर कितनी है, अगर ये डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, चाहे एस्टिमेटेड ही हो मोर और लेस, तब भी हम उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमारी फर्म ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। दूसरे लोगों की कॉस्टिंग आ रही है, दूसरे लोगों के पास मार्केट शेयर कितना है, दूसरे लोग कौन सी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी है विद अदर फर्म्स, वो हमें हेल्प करती है। और दूसरी चीज जो इसमें हेल्प करती है वो है कि हमारा खुद का पहले क्या था या हमारे खुद के एस्टिमेट्स क्या थे। सो दूसरा हमारा कंपैरिजन हो सकता है विद सेल्फ, पास्ट ऑब्लिक एस्टिमेट्स, राइट। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट भी जल्दी मत कीजिएगा, मैंने पहले भी समझाया, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए कि जो कंपैरिजन है उसमें हम सेल्फ के पास्ट से भी कर सकते हैं। जैसे माना फॉर एग्जांपल मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, मान के चलते हैं इस साल हमारे पास 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम ये कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल कितने थे। अगर सपोज लास्ट ईयर 400 स्टूडेंट्स थे, इस साल 600 स्टूडेंट्स है, मींस हमारा इंस्टीट्यूट प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर लास्ट ईयर 700 थे, इस साल 600 है, तो इसका मतलब हमारा इंस्टीट्यूट अब डिप कर रहा है, तो हमें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। मे बी हमें एडवर्टीजमेंट बढ़ानी पड़े या कोई फीस में करेक्शन करना पड़े, कुछ भी वो देखना पड़ेगा कैसी सिचुएशन है, क्या रीजन है, व्हाई द स्टूडेंट्स आर डाउन, राइट। और इसके अलावा हम एस्टिमेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। एस्टिमेट्स का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने सपोज सोचा था कि हमारे पास इस साल में इतने स्टूडेंट्स होंगे, और साल के एंड में फिर हम देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, जितना हमने एस्टिमेट किया था, जितना हमने एफर्ट किया, उम्मीद किया था, क्या उतने स्टूडेंट्स आए, कम आए, तो क्यों आए। तो एस्टिमेट से भी कंपैरिजन किया जा सकता है और साथ साथ इसका सेल्फ के पास्ट से भी इसका जो है कंपैरिजन किया जा सकता है। सो अकाउंटिंग हमें कंपैरिजन में और रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी में भी हेल्प करती है, राइट। इसके अलावा अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस में। और ये आप सब जानते ही हैं कि अगर टैक्सेस को करेक्टली ना दिया जाए तो जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर जो है जेल में भी बंद किया जा सकता है। अगर आप अपना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ईमानदारी से ना दें और ये प्रूव हो जाए कि भाई आपने ये जानबूझ के गड़बड़ की है या आप बार बार फ्रीक्वेंटली गड़बड़ करते हैं, आपके अकाउंट्स ठीक से नहीं बने हुए हैं, हैवी पेनल्टीज लगती हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है और साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। सो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है गवर्नमेंट के टैक्सेस के मामले में। सो डेफिनेटली अकाउंटिंग हेल्प्स इन करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अकाउंटिंग हेल्प्स इन द करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो हम टैक्स प्रॉपरली पे कर पाए, इसके लिए जरूरी है हमारा कि हमारा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो सभी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करे, राइट।
इसके अलावा हमारा एक और इसके अंदर एडवांटेज होता है वो ये कि किसी भी बिजनेस में लोन की टाइम एंड अगेन जरूरत पड़ती रहती है। कई बार थोड़े अमाउंट की, कई बार ज्यादा अमाउंट की, कई बार थोड़े पीरियड के लिए, कई बार लॉन्ग पीरियड के लिए। सो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लोन लेने में हेल्प करता है। लोन लेने में कैसे हेल्प करता है? ये जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेनली जो बैंक लोन्स देते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही है पिछले सालों में। सो डेफिनेटली जब हम वो अकाउंट सबमिट करते हैं पिछले सालों के, तो उससे उनको पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन है, आज की तारीख में इनके पास इतनी एसेट्स हैं, इतने का स्टॉक है, इतनी मशीनरीज हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, साथ में इनकी इतनी टर्नओवर है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था टर्नओवर मींस टोटल ऑफ सेल्स। साथ में इनके कॉस्टिंग के हिसाब से इतना इनको प्रॉफिट हो रहा है, इतने इनके पास डेटर्स है, आज नहीं तो कल इतना पैसा इनके पास आ जाएगा। तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, सो डेफिनेटली बैंक ये कोशिश करता है कि उनको एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे। सो डेफिनेटली एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में इट हेल्प्स इन बैंक लोन्स। I can say that it helps in bank loans, right? So that is definitely one of the biggest advantages of accounting कि टैक्स करेक्टली पे करवा दिया और साथ में अगर जरूरत पड़ी तो हमने बैंक से लोन भी ले लिया। अब जब हम दुनिया में 10 लोगों से, 20 लोगों से, 1000 लोगों से, लाख लोगों से डील करते हैं तो कई बार फ्रॉड भी हो जाते हैं, कई बार एरर्स भी हो जाती है। जब एरर हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, तो कोर्ट केसेस भी होते हैं। So definitely accounting जो है it provides evidence in court cases। accounting जो है it provides evidence in court cases। कोर्ट कैसे मानेगा? सपोज मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को इस बंदे से 10,000 रुपए लेने हैं, तो मेरे पास प्रॉपर्ली सेल्स के वाउचर रखे हुए होने चाहिए ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए कि मैंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट इस बंदे को ये 10,000 रुपए का माल डिलीवर किया, और उसमें मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये पैसा आपने 2 महीने में देना है, अगर आप 2 महीने में नहीं दोगे तो मैं 2 महीने के बाद आपसे इतना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये सारी बातें लिखी भी होनी चाहिए ना। अगर ये सारी बातें हमारे पास लिखी हैं, प्रॉपर प्रूफ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने वो सारे बिल संभाल के रखे हैं, तो डेफिनेटली इट विल प्रूव एज एन एविडेंस इन द कोर्ट केस। अब कल को रिकवरी करनी पड़ी, नहीं पैसा मिला, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि अरे इन लोगों का अकाउंटिंग एकदम वीक है, तो कोई भी आदमी सोचेगा कि इस कंपनी से उधार ले लो, ये ढंग से कोई बिल तो संभाल के रखते नहीं है, कल को पैसे मांगने आएंगे, हम बोल देंगे नहीं है जाओ, कोर्ट में जाएंगे, ये कुछ प्रूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस होता नहीं। हमें पता है इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत वीक है, अकाउंटेंट तो उन्होंने नौकरी पे नहीं रखा हुआ, मालिक जो है वो हर समय वैसे ही घूमता रहता है इधर उधर। सो अगर किसी को हमारी कमी पता चल जाए तो वो तुरंत उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो यहां पर भी वही पॉइंट सामने निकल के आ रहा है कि ये कोर्ट केसेस में एक एविडेंस की फॉर्म में हमारे को काम आएगा, और डेफिनेटली इट इज यूजफुल कि अगर हम एक प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्प करेगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कोई बिजनेस किसी ने शुरू किया आज, अब वो आगे उसको चलाना नहीं चाह रहा, तो ऐसी सिचुएशन में वो उस बिजनेस को सेल करना चाहेगा, राइट। अब बिजनेस की सेल जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो सकता है बहुत प्रॉफिट में जा रहा हो बिजनेस, इसलिए बेच रहे हो। इन द सेंस की छोटी फैक्ट्री थी, बहुत अच्छा कमा लिया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि उस जगह पे उसको बेच के गवर्नमेंट ने कहीं हमारे को बड़ा प्लॉट दे दिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में दे दिया, हम वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाएं। अब यहां से वो मशीन्स मान लेते हैं छोटी हैं, अब हमने बड़ी इंपोर्टेड मशीन्स खरीद ली हैं, तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस भी जो किसी छोटे इलाके में होगा या किसी इंटीरियर में होगा, हम सोचेंगे कि उस बिजनेस को बेचते हैं। तो मैं सर ये पॉइंट आपको इसलिए बोल रहा था कि सेल ऑफ बिजनेस का पॉइंट दिमाग में आते हैं, आप ये ना सोचेंगे भी बिजनेस घाटे में जा रहा है। मान भी लें कि चलो बिजनेस घाटे में जा रहा है, तब भी अगर हम बेच रहे हैं तो पैसा तो पूरा लेना चाहेंगे। अब मान लेते हैं कि जो बायर है उसको हमने अपना बिजनेस बेचना है, चलता हुआ बिजनेस बेच रहे हैं। डेफिनेटली अगर हम बोलेंगे कि भाई हमारी बिल्डिंग है, तो हमें अपनी बिल्डिंग की वैल्यू प्रूव करनी होगी। हम बोलते हैं ये हमारी मशीन्स हैं, भाई कितनी मशीन्स हैं, कितने में ली थी, कितने साल से यूज हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही तो देगा। कितने का स्टॉक पड़ा है, कितने का खरीदा था, कितने में ये मार्केट में बिक जाता है, कितने डेटर्स की रिकवरी अभी ड्यू है, अगर कोई गुडविल कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, हाउ वी विल नो ऑल अबाउट दिस। क्योंकि बिजनेस को सेल करना कोई ऐसा नहीं चला अंदाजे से चल भाई 50 लाख ले ले, करने को ऐसे भी किया जा सकता है, बट आम तौर पर बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस एक रैशनल डिसीजन मेकिंग पे होती हैं। रैशनल मींस एक लॉजिकल थिंकिंग, करेक्ट थिंकिंग, रीजनेबल थिंकिंग,
समझदारी से लिए हुए डिसीजंस होते हैं बिजनेस में। तो उस हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमें हेल्प करे। अगर बाय द वे हमें अपनी कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस या उसका कोई हिस्सा सेल करना है, कई बार ये भी होता है कि जैसे सपोज हम दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, मान लेते हैं कि बार, और मैंने एक जो है नई ब्रांच जो है या नई फैक्ट्री जयपुर में खोली, राजस्थान में। नाउ प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जयपुर जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या से मान लेते हैं लॉस में जा रहा है, जो भी 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली जयपुर जाना मेरे को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है कोई भी रीजन से। तो मैं सोचूंगा कि मैं अपनी वो जयपुर यूनिट जो है वो सेल कर दूं। तो जैसा मैंने कहा उसमें भी हमारे को बेसिकली अकाउंटिंग हेल्प करेगी इन माय सेल ऑफ बिजनेस, राइट। और हम सब जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, लास्ट पॉइंट जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो डिसीजन मेकिंग के बारे में ही है। वो मैंने पॉइंट यहां पे कवर कर ही लिया है कि भाई कोई भी डिसीजन हो, चाहे प्राइसिंग का डिसीजन हो, मैंने आपको पहले बताया कॉस्ट पता लगेगी हमें तभी तो हम प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, या एक्सपेंशन का डिसीजन हो। एक्सपेंशन आप समझते हैं, एक्सपेंशन डिवीजन होता है, एक्सपेंशन डिसीजन होता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसी को बढ़ाना। एक तरीका तो ये हो सकता है जैसे मान लेते हैं मेरे पे 5 शोरूम्स है, मैंने 2 शोरूम और खोल लिए, डेफिनेटली एक्सपेंशन है। या कई बार उससे मिलता जुलता काम अगर हम शुरू कर लें तो उसको भी एक्सपेंशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डीलिंग विद द लेडीज गारमेंट्स, अब हमने क्या किया, लेडीज के साथ साथ किड्स गारमेंट भी रख लिए या जेंट्स गारमेंट्स भी रख लिए, है ना, या उन्हीं से कनेक्टेड मैं कहूंगा इवन कॉस्मेटिक्स भी अगर हमने सेल करने शुरू कर दिए तो वो एक सिमिलर बिजनेस है ना। और एक चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि दूसरी लाइन में हम चले गए, जैसे मान लेते हैं हम गारमेंट्स में डील कर रहे थे और अभी हमने क्या किया, एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खोल ली, है ना, या हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खोल ली, या हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ट्रेडिंग या इंपोर्ट शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट हो गया। तो जब हम एक एंटायरली डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और जब हम अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसी को और इंप्रूव करते हैं, उसी को और बड़ा कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन डिसीजंस में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है कि भाई आपके पास कितने फंड्स हैं कितने नहीं है, उसके बेसिस पर ही ये सारा हो पाता है, ठीक है। सो आई होप दैट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इज इजी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने लिख भी दिया है, पहले ही आपको बता दिया कि असाइनमेंट जो है वो nishulkshiksha.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं कि भाई अकाउंटिंग में क्या लिमिटेशंस हैं, जब मैं क्लास पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को तब मैंने ये बात उनसे डिस्कस की थी, आपके साथ भी डिस्कस कर रहा हूं कि भाई भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं और भगवान के बनाए हुए इंसान ने भी जितनी चीजें बनाई हैं, आमतौर पर कोई भी चीज सिर्फ प्रॉफिटेबल या सिर्फ लॉस मेकिंग नहीं है। आई एम रिपीटिंग, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं या इंसान ने भी जितनी भी चीजें बनाई हैं, आमतौर पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिटेबल हो या सिर्फ लॉस मेकिंग हो। तो अभी मैंने इतनी बड़ाइयां की अकाउंटिंग की कि भाई इस तरह से हेल्प करता है, टैक्स पे करवा देता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, बैंक से लोन लिखवा देता है, बिजनेस सेल करने में हेल्प कर देता है, एक्सपेंशन डिसीजंस में हेल्प कर देता है, हर तरह से अकाउंटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी अकाउंटिंग की कुछ तो लिमिटेशंस होंगी ना, कहीं तो ऐसी चीज होती होगी जहां अकाउंटिंग में भी कमी है, राइट। तो जो सबसे पहली कमी की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि इट यूजेस एस्टिमेट्स। स्पेशली कहां कहां यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्सेट्रा। हाँ जी, ध्यान से समझिएगा प्लीज इसको, दैट एस्टिमेट्स आर यूज्ड, ये वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। अब जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है, वो बात अलग है कि अभी हमने आपको कभी भी डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं समझाया, बट आई थिंक थोड़ा बहुत आपने जरूर सुना होगा। बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन इज, जैसे सपोज हमने एक मशीन खरीदी 50,000 की
और अगर उसकी लाइफ 5 साल है तो हर साल का डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू जो डाउन होती जाएगी, जो कंज्यूम हो गई मशीन की वैल्यू वो कितनी हुई। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं 50,000 की मशीन है, 5 साल तक चलने वाली है, तो उसकी वैल्यू जितनी जो कंज्यूम होती चलेगी वो है 10,000, 10,000 पर एनम। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एस्टिमेट तो है ना इन्वॉल्व। एक तो ये है कि वो जो 5 साल मैंने कही वो पक्का नहीं हो सकता, मशीन को पहले ही बेचना पड़ जाए, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आज मैंने ये सोचा है कि मेरी मशीन 5 साल तक चलेगी, जिसके बेसिस पे मैं 10-10 हजार पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो मशीन 5 साल से पहले ही खराब हो जाए, या जैसे मैंने कहा यूजफुल ना रहे, या हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहे और बहुत अच्छे से चलती रहे, 5 की जगह 8 साल चल जाए। सो कहीं ना कहीं ये एक वन एस्पेक्ट है जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि जो एस्टिमेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में एक साल्वेज वैल्यू भी होती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। साल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई साल के एंड में, लाइफ के एंड में, मशीन की लाइफ के एंड में जो भी चीज हमने खरीदी है जिसपे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लाइफ के एंड में उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको माइनस कर देते हैं। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने ये कहा कि भाई 50,000 की मशीन है, 5 साल तक चलेगी तो 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि यही मशीन 5,000 रुपए की बिक जाएगी, तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू डेप्रिशिएट होगी वो होगी 45,000। फिर अकॉर्डिंगली मेरा डेप्रिसिएशन रह जाएगा 9,000 रुपए, राइट। तो अब वो 5,000 का जो साल्वेज वैल्यू है, जो वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन है, वो भी तो एस्टिमेट है। मुझे क्या पता कि 5 साल के बाद वो 5,000 में बिक जाएगी, एस्टिमेट ही तो है, एक रीजनेबल कैलकुलेशन बेस्ड एस्टिमेट। श्योर तो कभी भी नहीं होता अनलेस कि कोई बड़ी कंपनी ये खुद बोले कि जो मशीन हम बेच रहे हैं 5 साल के बाद आपसे इतने प्राइस में बाय बैक कर लेंगे, उस पर तो आप फिर भी फेथ कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप डिपेंड नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है कि एस्टिमेट्स यूज होते हैं स्पेशली इन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जहां तक सवाल है बैड डेट्स, समझना होगा पहले 3 चीजें हैं, एक प्रोविजन, एक बैड और एक डेट्स। डेट का मतलब है मैंने अगर किसी को उधार माल बेचा। आमतौर पर जब मैं कोई माल उधार में बेच रहा हूं तो मैं क्या मान के चलूंगा कि भाई ये पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा। When I'm selling something, then I'm always hopeful that I will get back this money. मेरे पास ये पैसा सेल का जो मैंने उधार में माल बेचा है वापस आ जाएगा। बट कई बार किसी भी रीजन से हमें लगने लगता है कि जिस व्यक्ति को हमने माल उधार में बेचा था शायद वो हमारे पैसे वापस करने वाला नहीं है। अगर ये पक्का हो जाए कि वो पैसे वापस नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बैड डेट, यानी वो डेट जो अब डूब गया जिसका पैसा हमें नहीं मिल रहा। बट ऐसा 1 या 2 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो तो हम बैड डेट्स की एंट्रियां पास कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी के एंगल से, और वो भी तब जबकि एक रेगुलर बिजनेस चल रहा है, सपोज हमें अपने अकाउंट्स फाइनल करने हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज हमने 10,000 कस्टमर्स को माल उधार में बेचा और हमारी पास्ट हिस्ट्री ये बताती है कि एवरेज 10% लोग तो पैसा लेके डूब ही जाता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमारी टोटल सेल जो है 8 लाख की है तो 80,000 रुपए का प्रोविजन बना देंगे कि भाई हमें ऐसा लगता है कि इतना पैसा तो डूब ही जाएगा, तो 8 लाख के सेल के अगेंस्ट हम एक प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 80,000 रुपीज का, राइट। ये अकाउंटिंग का सिस्टम है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, वी आर डिस्कसिंग द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या पता 10% डूबेगा, हो सकता है इस बार 25% डूब जाए, या हो सकता है इस बार सारे राम के सखे सामान खरीदने आए हो, एक भी पैसा ना डूबे, 100% रिकवरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो हमने कैलकुलेशन की, अकाउंटिंग जो हमने की, अपनी सेल्स की, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की, जिसमें हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कंसीडर किया, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। और इसके तो 100% के आसपास चांस है कि रॉन्ग ही होगा, या तो थोड़ा कम जाएगा या ज्यादा। इतना मैकेनिकल कैसे हो सकता है कि 10,000 कस्टमर्स को बेचा तो उसमें से 10% कस्टमर ही फॉल्ट करेंगे, हो सकता है ज्यादा के करें कम के करें, बहुत रेयर चांस है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही वो करें। सो डेफिनेटली इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग ऑफ द अकाउंटिंग की एस्टिमेट्स को यूज करना पड़ता है, राइट। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी बैलेंस शीट बनती है वो रिटन डाउन वैल्यू शो करती है। सेकेंड पॉइंट इज दैट बैलेंस शीट शोज रिटन डाउन वैल्यू। अब ये रिटन डाउन वैल्यू क्या है, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा। सपोज एक मशीन 50,000 की ली और उस पर 10,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1 साल का, तो बैलेंस शीट में अब उसकी वैल्यू कितनी शो होगी, 40,000।
फिर से रिपीट करता हूं, सपोज 50,000 की मशीन है, 5 साल चलने वाली है और हमने 10-10 हजार रुपए उस पर डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है। तो पहले साल के बाद 50,000 में से 10,000 चला गया, हमारी मशीन की वैल्यू कितनी बच गई? 40,000। तो जो बैलेंस शीट बनती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन, उसमें मशीन की वैल्यू कितनी दिखाई जाएगी? 40,000। जबकि हो सकता है कि मार्केट वैल्यू उसकी उससे बहुत ज्यादा हो, आज हम उसको बेचने जाए तो उससे बहुत ज्यादा पैसे मिले, या ये भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी हो, एक साल के अंदर अब ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल मशीन्स को तो कोई खरीदता नहीं, कूड़े में फेंकना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूं अपने ही प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल, मैंने आज से काफी समय पहले OHP प्रोजेक्टर खरीदे थे, शायद आपने कभी देखे हो, मेरे ख्याल से तो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो पहले जमाने में, थोड़ा सा बैक की बात कर रहा हूं, आज से 5-7 साल 10 साल पहले की, एक OHP प्रोजेक्टर होता था, वो हमने खरीदा, जिसमें एक स्लाइड रखते थे, फिर उससे वो प्रोजेक्शन पीछे जाती थी, उससे पढ़ाते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में जैसे ज्यादा होते थे। तो अब क्या हुआ, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, खुद मेरी भी वो आंखों में लगता था। आप बिलीव करेंगे मेरे को उसको कबाड़ी को बेचना पड़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आज तो क्या है, आपने जो प्रोजेक्टर्स लेटेस्ट अपने क्लासरूम्स में स्कूल्स में देखे होंगे, आजकल तो जो है एक LCD प्रोजेक्टर टाइप चीजें आ गई हैं जिसमें वो सीलिंग माउंट कर देते हैं और उससे प्रोजेक्शन आती है, वो लैपटॉप से कनेक्ट होके। अभी OHP प्रोजेक्टर का तो फैशन ही नहीं है, बिल्कुल खत्म है, कोई उससे पढ़ाना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत सारे टीचर्स को ये सोच के उसको चीज को देने की कोशिश की कि चल फ्रेंड्स हैं, अगर उनके काम आ जाए, कम से कम फेंकने से तो अच्छा है, बिक नहीं रहा मेरे को ये, है ना। तो लेकिन वो कोई भी लेने को तैयार ही नहीं हुआ, तो मुझे लिटरली उसको कबाड़ी को देना पड़ा, 50-100 रुपए में वो ले गया, बात खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार कोई चीज हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू पर शो कर रही है, क्योंकि अकाउंट्स तो ये कहेगा भाई एक चीज 50,000 के लिए 5,000 उसका डेप्रिसिएशन, 10,000 डेप्रिसिएशन जो बनता है कट करके लिख दो, तो बैलेंस शीट तो उसकी वैल्यू शो कर रही है, बट बैलेंस शीट शोज रिटन डाउन वैल्यू बट नॉट द करंट मार्केट प्राइस। बट वो उस चीज का करंट मार्केट प्राइस नहीं दिखा रही, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मार्केट प्राइस ज्यादा भी हो जाती है। जैसे मैं बिल्डिंग का एग्जांपल लूं, सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, अब अकाउंट्स के हिसाब से मैंने उसका 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाया और उसको शो कर दिया 9 लाख में, जबकि हो सकता है मार्केट में बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई हो, आज मैं अगर उसको बेचने जाऊं तो वो 15 लाख के बिक जाए, लेकिन बैलेंस शीट तो 10 लाख पे 1 लाख डेप्रिसिएशन घट करके 9 लाख रुपए दिखाई। तो ये वन ऑफ दी अदर बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है कि बैलेंस शीट जो है वो रिटन डाउन वैल्यू शो करती है, करंट मार्केट प्राइस नहीं, राइट। तीसरी बात ये हमने पहले भी बताई थी आपको कि अकाउंट्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। हमारे वर्कर बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, हमारे कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, इन बातों के लिए अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। सो ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही लेके चलती है, जो पैसे का लेन देन है, यानी हर उस ट्रांजैक्शन को ही अकाउंटिंग कंसीडर कर पाती है जिसमें पैसे का लेन देन हो, कोई पैसे की इंप्लीकेशन हो, कहीं ना कहीं बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हिले, पैसा आए जाए, लॉस हुए गेन हुए, तो वो कुछ करेगी अकाउंटिंग एंट्री उसकी, अदरवाइज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ये इग्नोर करके चलती है, राइट। फोर्थ ये है कि अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिक वैल्यू पे चलती है एंड इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। सो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग हर चीज को उस वैल्यू पर लेके चलती है जिस पर खरीदी थी। मोर और लेस ये एस्पेक्ट हमने यहां पर भी कवर किया है कि ये रिटन डाउन वैल्यू दिखाती है, करंट मार्केट प्राइस नहीं दिखाती। कहीं ना कहीं वही बात यहां पर भी आ रही है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। जैसे मैंने कहा, सपोज बिजनेस ने एक प्लॉट खरीदा 10 लाख का, अब प्लॉट तो डेप्रिशिएट होता नहीं, याद रखिएगा लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है। अब सपोज मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा 10 लाख का, तो बैलेंस शीट उसको 10 लाख पे दिखाती रहेगी, जबकि रियल लाइफ में हो सकता है कि उस प्लॉट की वैल्यू या तो घट गई हो या बढ़ गई हो। बट अकाउंटिंग कहती है वेरीफिएबल होना चाहिए हर चीज, हर ट्रांजैक्शन का वाउचर होना चाहिए। अब अगर एक चीज मैंने 10 लाख की खरीदी तो अकाउंटिंग तो उसको 10 लाख पे दिखाती रहेगी, हिस्टोरिक वैल्यू होगी ना। द अकाउंटिंग विल यूज द हिस्टोरिक वैल्यू, वो उसकी करंट जो प्राइस लेवल है उस पर नहीं जाएगी। So again, I can say that this is one of the biggest limitation of accounting कि ये प्राइस लेवल को इग्नोर करती है, राइट।
इसके अलावा पांचवा पॉइंट है हमारा कि विंडो ड्रेसिंग इज पॉसिबल। विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल। देखिए हेरा फेरी तो हर चीज में, जिंदगी के एस्पेक्ट में, हर चीज में घुसी हुई है और कहीं पर भी पॉसिबल है। तो अकाउंटिंग की भी ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को ऑल्टर कर देना, जो रियल पिक्चर है वो ना शो करके जो हम चाहते हैं वो दिखाना। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इज ए गेम ऑफ फिगर्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, किसी खर्चे को हम कम दिखा के, डेप्रिसिएशन को कम दिखा के, किसी और खर्चे को कम दिखा के प्रॉफिट ज्यादा दिखा सकते हैं, ताकि दुनिया को लगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। या अगर गवर्नमेंट को टैक्स देते वक्त हमारे को लगे कि हम अपनी पोजीशन बैड दिखाएं, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा इसमें जो है कुछ एंट्रीज को पास ना करें, कुछ रिकॉर्डिंग ना करें, या किसी भी इनकम को हम जो है इग्नोर करके दिखा दें कि हम तो बहुत लॉस में जा रहे हैं, हम आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत विंडो ड्रेसिंग, दैट यू कैन से ऑल्टरेशन द अकाउंट्स इज पॉसिबल इन अकाउंटिंग, और उसको अकाउंटिंग कितना भी परफेक्ट होने के बाद भी विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, ये एक अगेन बहुत बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो के लिए भी हमारा, और वो ये कि इसके अंदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टॉक वैल्यूएशन का। डेप्रिसिएशन मेथड्स भी कई होते हैं, इसी तरह से स्टॉक वैल्यूएशन भी कई तरह से की जाती है। इसके बारे में हम बाद में सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इसके अंदर मार्केट प्राइस भी क्राइटेरिया होता है, कॉस्ट प्राइस भी क्राइटेरिया होता है, समटाइम कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस भी क्राइटेरिया होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है वन ऑफ द अकाउंटिंग की, कि ऐसी सिचुएशन में फिर हम जो है ये मान के चलते हैं कि भाई डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम इंटर पीरियड कंपैरिजन कर रहे हैं। सपोज हमने पहले अकाउंटिंग पॉलिसी कोई और ली थी, अब हम कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें हमें दिक्कत आ सकती है। सो क्योंकि अकाउंटिंग में ऐसा भी नहीं होता कि 100% अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा ही करेंगे, समटाइम उसमें पॉसिबिलिटीज अलग अलग रहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मेरी वेबसाइट का नाम, जहां पर आप ये लेक्चर्स फ्री में ले सकते हैं। इट इज निशुल्क शिक्षा, लास्ट में डबल ए है, nishulkshikshacom। इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो मेरे आपको सारे असाइनमेंट्स, सारी वीडियोस अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज की, और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की भी वीडियोस आप लोगों को दूं हेल्प करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको इस पे मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, और फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत महसूस हो तो मेरे फोन नंबर्स भी हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।